हेलो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम अहमद एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिस्ट्री का नया अध्याय, नया चैप्टर लेकर। इसके पहले के चैप्टर में या इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले सभी राजवंशों को क्रम से व्यवस्थित करके बता दिया था। एक ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझा दिया था कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो 5 राजवंश है उनका क्रम क्या है और उस क्रम को याद करने का ट्रिक क्या है। तो वो ट्रिक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस ट्रिक को एक बार आप देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको उसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी या उसको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली मतलब बस एक बार आप देखेंगे और वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। जैसे आप किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो उसके चेहरे आपके दिलो दिमाग में एकदम पूरी तरीके से छा जाती है ना, तो सेम वैसे ही हमारा जो है ये दिल्ली सल्तनत का ट्रिक है। बस आप देखेंगे आपके दिलो दिमाग में आराम से वो बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर वो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग का हमने उसको पूरी डिवाइड करके बताया कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने कितने वर्षों तक किया। ठीक है, एक तरह से पूरी दिल्ली सल्तनत का जो बेसिक कंसेप्ट है, जहाँ से कि क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जामों में, खासकर वनडे एग्जाम में, तो वो आपको एक छोटे से लेक्चर में लगभग में मिल जाएगा। उसके बाद हम अब आते हैं थोड़ा सा, हम विस्तार से थोड़ा डिटेल से इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की जैसा कि शासन करने वाले राजवंशों में जो पहला राजवंश था वो कौन सा था, तो वो था गुलाम वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में जो पहला राजवंश था वो कौन सा है, गुलाम वंश। एक मिनट, हाँ जी, हाँ चलिए। तो कौन सा राजवंश है, गुलाम वंश। अब ये गुलाम वंश के जो राजा थे, ठीक है, इसके पहले हमने बता दिया कि गुलाम वंश का शुरुआत कैसे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर जब गोरी का अटैक हुआ था, वही गोरी जिसका युद्ध भारत के राजा पृथ्वीराज चौहान यानी दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। तराइन के पहले युद्ध में राज चौहान बुरी तरीके से पराजित करते हैं किसको, मोहम्मद गोरी को। उसके बाद गोरी अपनी जान बचाकर भाग जाता है वापस गोर, और वो अपनी सेना को फिर से संगठित करता है भारत पर अटैक करने के लिए। ठीक है, भारत पर अटैक करने के लिए। और हमने इधर बताया कि जहां दिल्ली पर चौहान वंश के राजा कौन, पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे, वही कन्नौज पर गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र का शासन चल रहा था। और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच में अच्छा खासा मतलब आपस में पड़ती नहीं थी। ठीक है, अच्छा खासा दुश्मनी था। और वो दुश्मनी का पहला वजह था कि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के यानी कि गढ़वाल राजा जयचंद्र के कुछ हिस्से को, कुछ भाग को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और कुछ को जबरदस्ती मिला लिया था। इससे तो दुश्मनी था ही। दूसरा दुश्मनी का कारण हमने आपको बताया था कि जो जयचंद्र थे उनकी पुत्री थी संयोगिता, उनका प्रेम प्रसंग हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, क्योंकि वो एक सूरवीर थे, एक शक्तिशाली, एक ताकतवर राजा थे, बड़ा साम्राज्य था। तो उनके प्यार में पागल हो गई थी कौन, संयोगिता। तो संयोगिता की वजह से तो बोलते ना कि ये लड़कियों का मामला बड़ा दर्दनाक और बड़ा कठिन होता है, मतलब कि बड़े बड़े साम्राज्य गंवाने पड़ जाते हैं। हाँ, हजारों का न जाने कितने लोगों की जानें देनी पड़ जाती है। तो यही इतिहास में एक बार फिर से यहाँ पे देखने को मिला कि उस संयोगिता के वजह से फिर क्या हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध। अब तराइन का दूसरा युद्ध शायद अगर होता, दूसरा युद्ध जब होता तो गोरी शायद ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर पाता। मगर अब इस बार जो दूसरा युद्ध होता है इसमें आमंत्रित करता है कौन, उसी कन्नौज का राजा जयचंद्र, कन्नौज का राजा जयचंद्र किसको, गोरी को आमंत्रित करता है। गोरी को बोलता है कि आप दिल्ली पर अटैक करिए और हम आपके साथ हैं, हमारी सेना आपके साथ है और हम बताएंगे कि आपको दिल्ली पर कैसे और किन परिस्थितियों में अटैक करना है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के बारे में बहुत अच्छे तरीके से गोरी को तो पता था नहीं, तो उसके भौगोलिक स्ट्रक्चर या भौगोलिक परिवेश के बारे में या कब कहाँ से कैसे अटैक करना है, ये सारा चीज़ बताने वाले, सुराग देने वाले कौन थे, जयचंद्र।
अब जयचंद्र की कहने पर जयचंद्र के सहयोग से अटैक होता है तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में। अब तराइन की जो दूसरा युद्ध होता है उसमें पराजित होते हैं पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद नंबर आ जाता है जयचंद्र का। जयचंद्र को भी गोरी छोड़ता नहीं है और चंदावर के 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी पराजित करने के बाद गोरी का अब साम्राज्य दिल्ली से कन्नौज तक फैल जाता है। और इस तरह से गोरी धीरे धीरे भारत के सीमावर्ती भारत के कुछ अलग अलग इलाकों को जीतने के बाद अजमेर जैसलमेर वगैरह जो भी थे उनको धीरे धीरे जीतकर भारत में मिलाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद गोरी तो यहाँ से 1206 में वापस जाने लगता है और कहा जाता है कि रास्ते में खोखरों ने उनकी हत्या कर दी, गोरी की हत्या कर दी। उसके बाद अपने साम्राज्य का विभाजन वो अपने गुलामों में कर देता है, अपने सेनापतियों में। उसके जो गुलाम थे उसके सेनापति भी हुआ करते थे। ठीक है, तो उनमें डिवाइड करने के बाद उसमें जो हिस्सा मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो मिला था आपका दिल्ली का। ठीक है, वो हिस्सा उनको दिल्ली का मिला था। अब दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का सुल्तान बन जाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कहाँ से आया था? वो तुर्किस्तान से आया था। वो एक तुर्क था और रहने वाला कहाँ का था? तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान। अब बात किया जाए कि जो जिस राजवंश की इन्होंने स्थापना की थी उस राजवंश का नाम क्या था? तो उस राजवंश का हम अलग अलग तरह के नाम देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, हम उसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, हम उसको दास, क्योंकि गुलाम को दास भी बोला जाता है। अगर हम इसी का इंग्लिश वर्जन में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको इलवरी तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको इलवरी तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको आदि तुर्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? आदि तुर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका इन सारे नामों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी नामों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा? मामलुक वंश। वो कौन सा है? मामलुक वंश। अब आप सोचेंगे कि मामलुक वंश क्या है या मामलुक नाम ये कहां से आया, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मामलुक वंश, मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र मां से जन्मा हुआ संतान। ठीक है, मामलुक का मतलब है कि स्वतंत्र मां से जन्मा हुआ संतान। अभी तक इसको गुलाम वंश का नाम या दास वंश का नाम देने के पीछे ये रीजन था कि ये माना जा रहा था कि जितने भी लोगों ने इस पर शासन किया वो किसी न किसी के गुलाम थे। मगर अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना से पहले, इसकी स्थापना से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी की जंजीरों से वापस मतलब कि बाहर कर दिया गया था। उसके बाद इल्तुतमिश बनता है, उसको भी शासक बनने से पहले गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। तो जब गुलामी की दास्ता से दोनों को मुक्त कर दिया गया और उसके बाद कोई गुलाम नहीं बना तो इसका गुलाम वंश नाम रखना क्या है? वाजिब नहीं है। इसलिए बाद के इतिहासकारों ने इसको गुलाम वंश का नाम न देकर कौन सा नाम दिया? मामलुक वंश। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश है उसको हम दास या गुलाम न कहकर क्या कह सकते हैं? मामलुक वंश। मामलुक वंश का अर्थ क्या है? कि स्वतंत्र मां से जन्मा हुआ संतान, यानी कि वो माँ बाप जो किसी के गुलाम नहीं थे, उनसे जो संतान की उत्पत्ति होती है उसी को हम बोलते हैं मामलुक। ठीक है, ये फारसी भाषा का शब्द है मामलुक। ठीक, तो ये रहा। अब आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो पहले राजवंश ने शासन किया मामलुक या गुलाम वंश ने, तो उसमें लगभग 11 शासकों ने 84 वर्षों तक शासन किया। 11 शासक मिलकर कितने वर्षों तक शासन किए? 84 वर्षों तक शासन किए। तो ये क्वेश्चन, तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही कि गुलाम वंश में कितने शासकों ने शासन किया? ठीक है, आपका आंसर आ गया 11 शासकों ने। गुलाम वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो वो कितने वर्षों तक शासन किए? 84 वर्षों तक। ठीक है, ये दो क्वेश्चन क्लियर। अब गुलाम वंश में 3 तरह के राजवंश भी देखने को मिलते हैं। उसके अंदर 3 कैटेगरी हमको देखने को मिलती है। वो 3 कैटेगरी क्या है? वो 3 कैटेगरी है। पहला कुतुबी वंश, यानी कि गुलाम वंश में भी जो पहले शासन किए थे उनको कुतुबी वंश के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो शमसी या इलवरी वंश आता है।
दूसरा जो है वो शमसी, इसको हम शमसी वंश भी बोल सकते हैं, इसको हम इलवरी वंश भी बोल सकते हैं। तो शमसी या इलवरी वंश, ध्यान देना, पहला इलवरी वंश जो है वो ये है, और दूसरा इलवरी वंश का कौन होता है? बलवन। ठीक है, दूसरा इलवरी वंश बलवन के शासन को माना जाता है। ठीक है, शमसी यानी कि इलवरी वंश, और इसको मामलुक वंश। एक मिनट, भी कहा कि ये हर जगह कहाँ कूद रहे हो भाई तुम? ये मामलुक नहीं है, ये बलवनी है। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेकिंग हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ा सोचा कि कहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्या था? शमसी या इलवरी वंश, जो चलता है 1211 से लेके 1266 तक। और तीसरा जो है वो बलवनी, यानी बलवन के द्वारा जो वंश की स्थापना की गई थी उसको बलवनी वंश कहा गया। ठीक है, इसको द्वितीय इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा इलवरी वंश जो है वो कौन स्टार्ट करता है? बलवन, यानी कि तीनों की तीनों किसके अंतर्गत है? गुलाम यानी कि मामलुक वंश के अंतर्गत है। तीनों की कैटेगरी को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और ना ही इसमें इससे रिलेटेड वनडे एग्जाम में तो शायद ही पूछा जाए। ठीक है, और जो बड़े एग्जाम वगैरह है उसमें इस तरह की चीज़ें पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुलाम वंश में 11 शासकों ने मिलकर 84 वर्षों तक शासन किया। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी आपका कुतुबी वंश है, दूसरा आपका शमसी या इलवरी वंश है। ठीक है, या केवल आप इलवरी वंश ही रखिए, क्योंकि दूसरा इलवरी आएगा तो आप कंफ्यूज रहेगा। अब इसको शमसी वंश के तौर पर जानिए। ठीक है, और तीसरे वाले को बलवनी वंश के तौर पर जानिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब आगे आते हैं। अब आइए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इन 11 शासकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक शॉर्टकट में, एक सरसरी नज़र से इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या यार, ठीक है, ये पूरे 11 शासकों का क्रम है, डिटेल है। डिटेल क्या मतलब? एक नॉर्मल। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूं। ज़्यादा खचपिच कर दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा नहीं। ले लीजिए, आ जाए। चलिए, अब देखिए इन 11 शासकों की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का फाउंडर, या मामलुक वंश का, या दास वंश का। ठीक है, फाउंडर या संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक।
ठीक है, जो गोरी का गुलाम था, जिसे गोरी ने भारत में छोड़कर अपने साम्राज्य को विभाजन करके बांटकर वापस चला गया था। तो उसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, भारत में न केवल दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, न केवल गुलाम वंश की स्थापना करता है, बल्कि भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की भी स्थापना कर डालता है। यानी कि भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य यानी मुस्लिम सल्तनत की भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो 1206 से लेके 1210 तक भारत पर शासन करने वाला जो शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें, गुलाम वंश का अंतिम शासक तो वो था क्यूमर्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, गुलाम वंश का पहला शासक और गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक कौन है, क्यूमर्स। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, मगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर बात किया जाए, गुलाम वंश का वास्तविक का मतलब यह है कि किसके शासन काल में साम्राज्य का ज्यादा विस्तार हुआ था, साम्राज्य ज्यादा ताकतवर हुआ था, ज्यादा जो है कि उसका क्षेत्रफल वगैरह बढ़ गया था, तो वो था किसके समय में, वो इल्तुतमिश के समय में। वो किसके समय में हुआ था, इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सॉरी, हाँ, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, फिर गुलाम वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो वो कौन है, क्यूमर्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो आप याद रखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम के लिए पहले तो यही से स्टार्ट करेगा आपको। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर है, पहला गुलाम वंश का पहला शासक, दूसरा गुलाम वंश का अंतिम शासक, तीसरा क्वेश्चन गुलाम वंश का संस्थापक या फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या फाउंडर कौन है, तो वो है इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए अब गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं और वो अपने जो है कि साम्राज्य का स्थापना कर